ईरान अमेरिका शांति समझौते पर अभी भी संशय बना हुआ है। दरअसल ट्रंप अपनी बात से फिर से पलटते हुए दिख रहे हैं। G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ट्रंप इस वक्त फ्रांस पहुंचे हुए हैं और उन्होंने वहां पर कहा है कि ईरान के साथ हुआ समझौता अभी फाइनल नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की दी हुई शर्तें नहीं मानी तो फिर से हम बम बरसाने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे, ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने इसके अलावा और भी कई सारी बातें कही हैं, वो भी आपको बता देते हैं। ट्रंप ने कहा है कि इस समझौते से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल बना है। अमेरिका ईरान में कोई निवेश नहीं करेगा। खाड़ी के देशों को अगर निवेश करना है ईरान में तो वो कर सकते हैं, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होने वाली। इसके साथ ही ट्रंप ने ओबामा पर निशाना साधा है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। उन्होंने कहा कि ओबामा ने ईरान को रिश्वत दी थी। 2015 वाला जो परमाणु समझौता है वो पूरी तरह से ईरान के पक्ष में ही था, यानी उससे ईरान का ही फायदा हो रहा था, भारत का फायदा माफ कीजिएगा, अमेरिका का कोई फायदा नहीं हो रहा था। उधर इजराइल की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि समझौते से उसका नुकसान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका ईरान समझौता इजराइल के लिए पूरी तरह खराब है और हम इसे नहीं मान सकते हैं। तो इन्हीं सारे अपडेट्स पर आज हम बात करेंगे। ये समझौता होने जा भी रहा है या नहीं, क्योंकि ट्रंप बार बार अपनी बात से पलट रहे हैं। इसके अलावा ईरान से जो कुछ बयान दिया जा रहा है उसके क्या मायने हैं, और अगर ये समझौता हो गया तो इस समझौते से आखिर कौन फायदे में रहने वाला है और किसे नुकसान झेलना पड़ सकता है। इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तर्कश में एक बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। तेजावत साहब, वन इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। ट्रंप की जैसे कि आदत रही है बार बार अपनी बात से पलटना, सुबह कुछ और कहना, शाम को कुछ और कहना। G7 की बैठक में ही उन्होंने 2-3 विरोधाभासी बयान दे दिए। पहले कहते हैं कि सब कुछ फाइनल है, फिर कहते हैं नहीं नहीं अभी तो सब फाइनल नहीं हुआ है। बिल्कुल। जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान की मध्यस्थता में और वो जब समझौते के करीब पहुंच रहे थे और उन्होंने डिजिटली सिग्नेचर भी कर दिया था और उसकी घोषणाएं जब टॉप लीडरशिप की तरफ से आ रही थी वैभव साहब, तब नेशनल टेलीविजन पे मैं कह रहा था कि नहीं, ये समझौता टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके हितों को देखें तो वो हितों में इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है कि क्या ईरान ने इनरिच्ड यूरेनियम दे दिया है, या कि क्या अमेरिका जिस मकसद से यहाँ आया था क्या वो मकसद पूरा हो गया है। तो इन सब चीजों के जवाब ना में थे और ऐसे में ये साफ लग रहा था कि ये समझौता हो ही नहीं सकता है और ईरान इसमें शामिल नहीं है। वह लेबनान की तरफ से कैसे एश्योरेंस मिलेगा? तो ईरान जो है वह ऐसी स्थिति में समझौते की तरफ कैसे अग्रसर होगा? तो वन इंडिया पे भी मेरे अंदाज से परसों तरसों हमने जब बात की थी, बिल्कुल बिल्कुल, तब मेरा एकदम संदेश साफ था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परिस्थितियां तो ऐसी है नहीं जो कि ये इस और संकेत करें कि ऐसा कोई हो सकता है। और आज लगभग ज्यादा समय भी नहीं हुआ, 2 दिन बाद में हम देख रहे हैं कि हम सही थे। जी वैभव साहब, बिल्कुल। लेकिन तेजावत साहब, ट्रंप ये भी बोलते हैं, उनके अगर हम ताजा बयान को सुने तो कह रहे हैं कि 99.99% उन्हें भरोसा है कि अब ईरान नहीं बनाएगा परमाणु हथियार, उसके पास ऐसी कोई ताकत बची नहीं है। जी, इसका उल्टा कहें तो मुझे 99.99% इस चीज का यकीन है कि ईरान डेफिनेटली परमाणु बम बनाएगा, क्योंकि यही उसकी सुरक्षा की गारंटी है। पर केवल इतनी ही सुरक्षा की गारंटी नहीं है, उससे आईसीबीएम भी बनाना पड़ेगा, तभी वह अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा। तो ईरान तो परमाणु बम की तरफ आगे बढ़ेगा ही, और शर्त ये होगी कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो अगला जो उसका निशाना होगा वो इसराइल होगा। जी, अगर परमाणु बम है उसके पास तो। पर ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैसी ही परमाणु क्षमता इसराइल के पास भी है। यह एक तरीके से आपस में विध्वंस करना होगा और महाविनाश की ओर जाना होगा, पर कम से कम इसके जरिए ईरान अपनी सुरक्षा को एश्योर कर सकता है। जी वैभव साहब, बिल्कुल। तेजाब साहब, मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को आप बताएं कि 2015 वाला ईरान अमेरिका का परमाणु समझौता क्या था, जिसकी बहुत आलोचना करते हैं ट्रंप। जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, जब बने तब भी इसको लेकर वो ओबामा पर खूब निशाना साधते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन था, और उसकी जो खास खास बातें हैं, वैसे तो काफी लंबा चौड़ा है,
पर उसकी खास बात यह है कि ईरान जो है उसने अपने परमाणु ठिकानों को परमाणु आयोग की निरीक्षण के लिए खोल दिया था। और ईरान ने यह सहमति दी थी कि वह, क्या मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल आप सर, तक? आपको सुन पा रहे हैं सर। बिल्कुल, तेजावत साहब अभी कुछ दिक्कतों की वजह से हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, फिर से जुड़ेंगे, वो सवाल का जवाब देंगे। तो वो ये बता रहे थे कि जैसा कि ट्रंप का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, उन्हें पूरा भरोसा है, 99.99% उनको भरोसा है कि ईरान अब कभी भी परमाणु बम हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। वो कह रहे हैं, यानी तेजावत साहब कह रहे थे कि इसका उल्टा होगा, ईरान की परमाणु की चाहत अब और ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि 2 साल के भीतर ही एक के बाद एक युद्ध उनके ऊपर थोपा जा रहा है, और उन्हें अगर सुरक्षा चाहिए तो परमाणु हथियार उन्हें लेना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। जी तेजावत जी। जी बिल्कुल, हम उस परमाणु समझौते की बात कर रहे थे। बिल्कुल सर। ये बहुत ही बेहतरीन समझौता था और बराक ओबामा ने किया था। बराक ओबामा बहुत ही समझदार प्रेसिडेंट में गिने जाते हैं यूनाइटेड स्टेट के। उनके बात करने का तरीके से लेके हर चीज उनकी अलग रही है, और अक्सर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, चाहे वो नोबेल प्राइज हो या बार बार उनको अगर किसी से शिकायत भी होती है तो बराक ओबामा से होती है। जब भी वो कोई उल्टे सीधे बयान देते हैं तो बराक ओबामा से मिलने जाते हैं और फूल का गमला देते हैं, उसको वो फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। बराक ओबामा का अपना एक स्टाइल है और एक अपना कॉन्फिडेंस है। तो बराक ओबामा ने बहुत ही वाइजली वो समझौता किया था, वहां के सारे इंटरनल प्रेशर वगैरह उन सबको एक तरफ रख के। समझौते की खास बात थी कि जो ईरान के जितने भी परमाणु ठिकाने थे वो सीधे सीधे अमेरिका की सर्विलेंस में आ गए थे। मतलब ये था कि आप क्या बनाएंगे। ईरान का एक एश्योरेंस भी था उसमें कि वह इसके जरिए बम नहीं बनाएगा। जो भी वहां पे जो परमाणु रिएक्टर्स हैं, एनरिच्ड यूरेनियम है, उससे वो बम नहीं बनाएगा। तो अलीतुल्ला खामनेई साहब तक, और उन्होंने साफ साफ भी कहा था कि इस्लाम में ये ऐसे विनाश के हथियारों के लिए कोई जगह नहीं है। जो उनका जो शिया स्टाइल का जो इस्लामिज्म है और जिसको अयतुल्ला अली खामनेई साहब मानते थे, उन्होंने साफ साफ कहा था। तो वो परमाणु समझौता वो था। उसकी मर्यादा को अगर किसी ने तोड़ा है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तोड़ा है। और इसके पीछे ये अमेरिका की असुरक्षा नहीं है या कि कोई खतरा या ऐसा, या कोई तुरंत उन्होंने कोई थ्रेट नजर आ रहा था, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। अमेरिका चाहता था अपना वर्चस्व आगे बढ़ाना, और जब अमेरिका को लगा कि एक के बाद एक वह जीतता चला जा रहा है, दुनिया उसके सामने झुकती चली जा रही है, तो उन्हें लगा कि ये मौका है ईरान को हराने का। तो ऐसी स्थिति में ईरान ने जो अमेरिका का जो एक तरीके से कहना चाहिए विजय रथ है, उस पर एक तरीके से रोक लगा ली। और ये जो है अभी जो करंट सिचुएशन है, हमें उसी के संदर्भ में समझनी चाहिए व्यवस्था। बिल्कुल तेजावत साहब, ईरान से जुड़े और भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी हम भारत से जुड़े 1-2 सवालों का जवाब आपसे लेंगे, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप ने तारीफ की है G7 की बैठक में जब वहां पर पहुंचे हैं, और मोदी जी को उन्होंने शांत, संयमित और जबरदस्त कहा है। ये भी कहा है कि मैं उनके जैसा नहीं हूं, तारीफ की है। ये तारीफ ऐसे वक्त में आई है सर जब 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है अमेरिका के हमले में, जब अटैक किया गया था, जिसका भारत के विदेश मंत्रालय ने निंदा की है, मुखरता से अपनी बात रखी है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी ने उतना कड़ा विरोध नहीं दर्ज कराया है जितना उनको कराना चाहिए। ट्रंप के सामने उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। अभी क्या लगता है, भारत अमेरिका के रिश्ते अभी किस स्थिति में है? मोदी जी और ट्रंप जी की मुलाकात होगी तो उस दौरान क्या कुछ बात हो सकती है? वैभव साहब, एक एक करके सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल यह है कि जो सबसे आखिरी सवाल है वहां से शुरुआत करते हैं कि क्या भारत अमेरिका के रिश्ते हैं वो सहज रहेंगे? तो जवाब नकारात्मक है कि नहीं रहेंगे। कारण है कि आप अमेरिकन इंटरेस्ट देखिए। अभी वो अमेरिकन इंटरेस्ट भारत उसको कम से कम टेम्परेली उसको नहीं कर पा रहा है, ठीक नहीं कर पा रहा है। और अभी यूनाइटेड स्टेट के लिए पाकिस्तान की काफी महती भूमिका है। देख ही रहे हैं, पाकिस्तान हर समझौते में है। पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड कर रहा है। भारत वैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता नहीं है। चीन, अगर पाकिस्तान को अमेरिका ने छोड़ दिया तो चीन वहां आ जाएगा, और चीन वहां से पूरा आगे मध्य एशिया और सेंट्रल एशिया में भी फैल जाएगा। तो तमाम चीजें हैं, अमेरिका को डर है।
बदले में अमेरिका को ये पूरा पता है कि भारत कोई काम का है नहीं हमारे लिए। चाहे वह हम उसको चीन के खिलाफ लड़ाना चाहें, तब भी भारत कोई काम का नहीं है। भारत के अंदर हम अपने एक डोमिनेशन बढ़ाना चाहें, तो वो भी नहीं हो सकता है। अमेरिका क्या कर रहा है? अभी अमेरिका ये कर रहा है कि बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में तो बढ़ा ही रहा है, पाकिस्तान के साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो सहज संबंधों को देखते हुए, और खासकर प्रेजेंट गवर्नमेंट हमेशा से, जो खालिदा जिया उनके जमाने से ही वो प्रो पाकिस्तान रही है, तो अमेरिका को भी एक बांग्लादेश में प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो वहां पे निवेश और अपनी उपस्थिति दोनों बढ़ा रहा है। तो अभी भारत और अमेरिका के रिश्ते सहज होंगे इसकी उम्मीद कम है। खासकर मार्को रूबियो ने जो बदतमीजी भरा जो स्टेटमेंट दिया था हमारे 3 सिटीजन्स को मारने के बाद में, हमारे बिल्कुल। 3 नागरिकों को मारने के बाद में, तो उससे लगता नहीं कि अमेरिका हमारे फेवर में आएगा। और दरअसल एक बात ये भी है बाबा साहब, एक शेर है कि मतलब हाथ मिलाओगे, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो तपाक से गले मिलोगे। बिल्कुल। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो तपाक से गले मिलोगे। ये नए मिजाज की दुनिया है, जरा फासले से मिला करो। तो फासला बहुत जरूरी है। इतना जल्दी अगर आप किसी के गले पड़ेंगे तो वो आपको बहुत ही हल्के में लेगा। तो यही भारत अमेरिका के ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें कोई बहुत ज्यादा गलबैया करने से कोई खास फायदा नहीं होता है। अगर आप चुपचाप भी अगर अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी विदेश नीति को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो इसके फायदे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज हमें खास कर समझनी पड़ेगी। वैभव साहब, कुछ तेजाब सवाल रह गए, साहब, कुछ क्या रिपीट कर देते हैं। जो जी। ट्रम्प साहब ने कहा है फ्रांस में मोदी जी को लेके, शांत हैं, संयमित हैं, इसे तारीफ ही माने हम? ट्रम्प ने पता नहीं, इस बहुत ही अजीब सा है। इसका तारीफ माने ना भी माने कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उनके स्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। एक और वैभव साहब, जो आपके पिछले प्रश्न से जो जुड़ी हुई बात है वो ये है कि कुछ एक्सपर्ट जो खासकर हमारे नेशनल टेलीविजन पे बैठकर वो कहते हैं कि जो जहाज था वो भारतीय जहाज नहीं था। ये क्या बात हुई? मतलब भारतीय जहाज नहीं था तो क्या भारतीय नागरिकों को आप मार लेंगे? क्योंकि वो जहाज दरअसल प्रशांत में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वो नक्शे में एक पलाव नाम का एक देश है, तो बिल्कुल। वहां उनका जहाज था, तो पलाव का फ्लैग लगा हुआ था। और पर ये ऐसे नहीं होती है फायरिंग। जब उसको आप करते हैं, जहाज को डुबाते हैं, तो पहले उनसे बात भी हुई होगी, हमारे सेलर्स ने बोला भी होगा कि वो इंडिया से हैं। और इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देने की कहां जरूरत थी? आप उनको कब्जे में ले सकते थे, है ना, उनको गिरफ्तार कर सकते थे, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, फिर उसके कूटनीतिक रास्ते हो सकते थे। और अगर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो भारत का विदेश मंत्रालय अमेरिकन डिप्लोमेट को बुला के लताड़ता नहीं, या कि एस जयशंकर को अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी से बात करने, मार्को रूबियो से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो बहुत ही था। इसका मतलब मौत कितनी सस्ती हो गई है, और वो भी भारतीयों की मौत। बेलग्रेड में जब चीन के साथ ऐसा हुआ था, चीनी पत्रकारों को मार दिया था, तो चीन ने जो प्रतिक्रिया दी थी, अमेरिका की सांस गले में आ गई थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि वो सेमी रिलायबल सोर्स है, पूरा रिलायबल नहीं है, पर अभी ये कि चीन का एक जहाज एथनॉल लेके वहां से जा रहा था ईरान से, और अमेरिका ने उसको पकड़ने या उसको नष्ट करने की कोशिश की। उसके बाद में चीन की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिली, अमेरिका की हिम्मत नहीं आई, तो चीनी जहाज खुले तौर पे जा रहे हैं, है ना। पर खतरा केवल भारतीय जहाजों और भारतीय नागरिकों को है, क्योंकि इससे पहले हाजी अली पे भी अटैक हुआ था। और ऐसे में क्या हासिल करना चाहता है अमेरिका के लिए? भारत वो करता नहीं, H1 वीजा को वो टाइटन अप करता है, और आपकी तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुस्त विदेश नीति है, उसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। ये ऐसा क्यों नहीं होता है, विदेश नीति क्यों नहीं एक्टिव होती है? इसका एक कारण है, क्योंकि विदेश नीति हमारे यहाँ पे जो उसमें अहम भूमिका निभाने वाले हैं, वो डिप्लोमेसी एज अ कैरियर चुनते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ज्यादातर जो डिप्लोमेसी एज अ कैरियर चुनने वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग जगह पे डिप्लॉय होते हैं, विदेश मंत्रालय से लेके पूरे दुनिया भर में हमारे जो एम्बेसीज वगैरह में है, तो वहां पे क्या होता है कि वैभव साहब, रूटीन काम ही इतना ज्यादा होता है, इतना प्रेशर होता है कि जो नई नीतियों के बारे में सोचने का
समय नहीं होता है, और दुनिया बदल चुकी है। ये नए मिजाज की दुनिया, जिसको समझना एक परंपरागत रूप से कोई भी अगर सोचता है, जो कि दशकों से चली आई आने वाली सोच है, तो वो नई दुनिया के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, दुनिया के समीकरण इतने तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में अगर हम पुरानी चीजों के हिसाब से, अमेरिका हमारा मित्र है, रूस हमारा मित्र है, चीन हमारा दुश्मन है, अगर इस तरीके की, पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर उन सारी चीजों पे चलेंगे तो भारत के लिए आगे बढ़ने के स्कोप नहीं होंगे, और नई दुनिया के हिसाब से भारत अपने लिए एक जगह नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है बहुत अध्ययन की, और उसके बाद में बहुत ही एक्टिव होके हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रिजर्व करने की जरूरत है। वैभव साहब जी। बिल्कुल तेजाब साहब, भारत से जुड़ा एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद फिर हम ईरान से जुड़े सवालों पर चलेंगे। 2.5 साल अभी ट्रम्प के पास और हैं, कैसे डील करेंगे हम उनसे अगर ऐसे उनका रवैया जारी रहा तो? कोई चिंता की बात नहीं है, भारत बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि कम से कम मैं कुछ कंपनीज के तो नाम ही बता देता हूँ, अमेजन है, या चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, या चाहे वो एप्पल है, तमाम ऐसी कंपनियां जो टॉप 10 कंपनियां हैं। अगर चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ती है, भारत अगर उनको यहां से जाने के लिए कह देता है, इन सारी की सारी कंपनीज की हालत खराब हो जाएगी। गूगल को जितना डाटा भारत प्रोवाइड करता है, उसका कोई मुकाबला है? आप तो वहां से जो चीजें देते हो उसका पैसा लेते, भारत इतना जो डाटा देता है उसका कभी भारत ने पैसे या डिमांड की कि आप हमें रुपया दीजिए? हमारे यहाँ के जो कामगार जाते हैं अमेरिका, उनके साथ सख्ती से, जो काम काम के लोग हैं उनकी छटनी करके वो बुलाता है। और वो, क्या भारत ने कोई ऐसे सख्त नियम ला दें कि जो वहाँ यूनाइटेड स्टेट में करेगा, और जो भारतीय संसाधनों का जिन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कामगारों ने उपयोग किया है, वो पहले एक बार पे बैक करे, उसके बाद में आप अपना जो भी कैरियर देखना है वो देखें। तो ये सब हैं, तरीके हैं, पर यह है कि इच्छा शक्ति है क्या उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की? तरीके तो बहुत सारे हैं, केवल वो उसी में नहीं। और दूसरी बात यह कि डील करने के लिए कोई भी विदेश नीति अकेले में नहीं चलती है। मान लो अगर भारत के पास पैसा नहीं है, जैसे एक उदाहरण लीजिए, मान लो कोई अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कोई सा भी ले लें, मान लो केन्या ले लेते हैं, तो वहां पे अगर मान लो इंडियन मिशन में कुल 500 लोग काम कर रहे हैं, तो चीन की जो क्षमता है वो 1500 की है, हमसे 3 गुना लगभग। तो अब जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि ज्यादा एफिशिएंटली कौन काम करेगा। जाहिर है कि चीन के लोग करेंगे। ये अलग बात है कि जो भारतीय लोग वहां पे जो सदियों से बसे हुए हैं, वो उस सोसाइटी में इतने ज्यादा घुले मिले हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे वहां इंडियंस मिलेंगे, और उनकी रेपुटेशन बहुत हाई है। तो चीन के मुकाबले सांस्कृतिक तौर पे हम देखें तो भारत बहुत मजबूत है। भारत नाम का भी अध्यक्ष रहा है, भारत के आजादी के बाद से ही उन अफ्रीकन देशों से संबंध रहे हैं। खासकर नेहरू ने बहुत सारे कंट्री हेड्स को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे थे, हवाई जहाज भेजे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बचने के लिए। तो ये सारी चीजें, उन रिश्तों का उपयोग करके भारत वहां कर सकता है, पर भारत कर नहीं पाता है, क्योंकि भारत के पास एक तो आर्थिक क्षमता नहीं है चीन के मुकाबले में, और वह आर्थिक क्षमता पैदा करने के लिए, जैसा कि अक्सर हमारी बातचीत होती है वैभव साहब, घरेलू आंतरिक सुधार की जरूरत है। अगर आंतरिक सुधार नहीं होंगे, आप यहाँ पे ठीक से अर्थनीति को ठीक से नहीं चलाएंगे, और ये सब चलाने के लिए दरअसल जो गैर काबिल लोगों की फौज को दूर करना होता है और काबिल लोगों को भरना होता है, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टमगत जो इश्यूज हैं वो हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हर सेक्टर में देखे, खाली ये शिक्षा का ही मामला नहीं है, तमाम चाहे वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से लेके हर एक में हमें एक निश्चित नीति का, तभी हमारी भारत की विदेश नीति भी सफल हो पाएगी। अगर हम अंदर से मजबूत नहीं है तो बाहर से हम मजबूती नहीं दिखा पाएंगे। जी वैभव साहब। बिल्कुल तेजाब साहब, अब ईरान से जुड़े सवालों पर हम आते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि जो समझौता दोनों देशों के बीच में हो रहा है, उसमें ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अमेरिका की ओर से कुछ निवेश दिया जा सकता है, निवेश के रूप में पैसा, या फिर जो पुनर्निर्माण के लिए कुछ राशि दी जा सकती है। और ये राशि बताई जा रही थी $300 अरब के आसपास, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति वेंस दोनों ने ही इसे खारिज कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने तो ये तक कह दिया है कि ईरान को अमेरिका $1 भी नहीं देगा।
ईरान को अगर पैसा देना है तो खाड़ी के देश कोई फंड बनाए, यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, और ये लोग दे दें, हमें नहीं देना है कुछ। इसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ये सच है। बिल्कुल, इसको हम अगर ज्यादा गहरे से देखें तो व्यवस्था वही बात है कि उपनिवेशवाद, जैसे अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज यहाँ पे सेना रखते थे भारत को कंट्रोल करने के लिए। खर्च कौन देते थे? यहाँ के राजे महाराजे। मतलब अंग्रेजी सेना को पालते हम भारतीय थे और लूटने का काम वही सेना करती थी। तो वो अभी ये जो नए जो अंग्रेज हैं, जो अभी खासकर पश्चिम एशिया में बहुत सारे देशों को गुलामी के गर्त में धकेल रहे हैं, उनका तरीका भी वही है कि अगर ईरान को वापस बनाने के लिए अगर पैसा दो तो खाड़ी के देश दो, अमेरिका नहीं देगा। पर हाँ, अगर उसको लूटना होगा तो कौन आएगी? अमेरिकन कंपनी आएगी। अगर वापस, ये भी एक और गजब की बात है कि वहां के कंस्ट्रक्शंस के जो ठेके वगैरह है वो सब किसको मिलेंगे? यूनाइटेड स्टेट को मिलेंगे। या अगर कुछ टुकड़े में अगर कुछ छोटा मोटा मिले तो भारतीय कंपनियों को मिल सकता है, चीनी कंपनियों को मिल सकता है ईरान के वापस रिकंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि अंदर बर्बादी तो उन्होंने बहुत कम नहीं की है। तो एक तरीके से चीन, भारत जैसे देश भी चुप रह सकते कि अच्छा हमें कुछ, चलो अमेरिका के मतलब विध्वंस से हमें कुछ फायदा हो रहा है, या ये हो सकता है। बाकी यूनाइटेड स्टेट तो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उपनिवेश बना रहा है। क्योंकि अब उपनिवेश बनाने के लिए वहां वायसराय या गवर्नर जनरल स्थापित करने की तो जरूरत है नहीं। तो दूर से बैठो, हथियारों के दम पर वहां की जनता को मारो, वहां की सरकारों को डराओ, और डरा के अपने नियंत्रण में लो, और उसके बाद में उस देश का संसाधन वगैरह सब कुछ लूटो, और डर पैदा करो, भय पैदा करो, ताकि खाड़ी देशों में आपस में लड़ाओ, ताकि वहां पे हथियार बिक सके। सऊदी अरेबिया वगैरह सब ले रहे हैं, डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं अमेरिका का। और लगाया कहाँ था? जहां मक्का में वो दर्शनार्थी आए थे। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पूछने लगा कि यहाँ डिफेंस सिस्टम लगाने की कहाँ जरूरत थी, जहाँ हज यात्री आते हैं। तो अब लगाएंगे कहाँ? जब फालतू का कुछ भी खरीदेंगे तो कहीं तो लगाएंगे। तो अमेरिका के दबाव में ये सब खरीदते हैं और वहां से हथियार खरीदते हैं। फायदा अमेरिकन को होता है, वहां के हथियार निर्माताओं को होता है। तो लूट का सिलसिला है जो चलता रहेगा। जी व्यवस्था बिल्कुल। लेकिन तेजाब साहब, ईरान ने तो इन देशों पर हमला किया था, ड्रोन भेजे थे, मिसाइलें दागी थी यूएई पर। खासकर यूएई की बात करें तो उसको, यूएई को तो इजराइल के बराबर दुश्मन मानने लगा है ईरान। सऊदी अरब में भी, कतर, कुवैत, बहरीन, हर जगह तो ड्रोन भेजे गए थे ईरान के द्वारा। फिर ये देश क्यों मदद करने के लिए आगे आएंगे? क्यों फंड बनाएंगे ईरान के लिए? अमेरिका को परवाह भी नहीं है उसके। अमेरिका को ये चिंता थोड़ी है कि कोई खाड़ी के देश ईरान के वापस पुनर्निर्माण में सहयोग करें। वो करना, वो कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम भाईचारे की वजह से करेंगे ऐसा? मुश्किल है, क्यों करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि चलो अमेरिकी अड्डे बर्बाद हुए हैं, है ना, हमारा कुछ नहीं भी नुकसान हुआ, तब भी मुझे लगता नहीं कि वो अपने जो जनता के टैक्सेस का पैसा वो वहां क्यों खर्च करेंगे। सैद्धांतिक रूप से तो नहीं करना चाहिए। पर अगर अमेरिका दबाव डालता है और उनको मजबूर करता है तो एक अलग बात हो सकती है। जी बिल्कुल। इस्लामिक दुनिया को भी आप कैसे देख रहे हैं सर? पहले ज्यादा बटी हुई। देखिए, इस्लामिक दुनिया क्या चीज है? वो ये है कि वहां पे खासकर इस्लाम में, या खासकर जो अरब देश हैं, वहां पे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अलग है। जो राष्ट्रवाद को जानते हैं, हम समझते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि भारत में जो नेशनलिज्म है वो हमारी जो साझा विचार के तहत वो पैदा होता है, क्योंकि हमने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो एक तरीके से नेशनलिज्म वहां से आता है। अरब देश में जो नेशनलिज्म आता है वो आता है दरअसल रिलीजन के थ्रू। मतलब वहां पे इस्लाम, या कि जो इस्लामिक जो है वो पहले आता है, जो इस्लाम के प्रति जो वफादारी है, उसके बाद में फिर वो एक नेशन का। तो अगर मान लो इस्लाम की ही बात होती है तो जितने भी जो इस्लामिक देश हैं वो उनका ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं साझी संस्कृति, बिलीव्स या विश्वास से जुड़े हुए हैं। तो वो एक नेशन स्टेट का निर्माण करते हैं। पर ऐसा नेशनलिज्म उस लेवल पे जितना कि 1920 या 1942 या 1930 में भारत में देखने को मिल रहा था, उस स्तर का नहीं है। एक ढुलमुल सा राष्ट्रवाद है, इस्लामिक राष्ट्रवाद जिसको हम कह रहे हैं, या जिसको हम इस्लामिक ब्रदरहुड भी कह रहे हैं। तो आपस के देशों को वो जो जोड़ता है
वो है, पर अभी भी वहां पे जो फ्यूडल जो ताकत है, क्योंकि अगर नेशनलिज्म आता है तो वो मॉडर्न स्टेट की अवधारणा होती है, बिल्कुल क्योंकि हाँ, राष्ट्रवाद तो मॉडर्न विचारधारा है ना, आधुनिक विचारधारा है, तो वैसा है नहीं, क्योंकि अभी भी वो उस मध्यकालीन सामंतवाद से दूर नहीं निकल पाए, और सामंती शिकंजा अभी भी वहां पे मजबूर है, क्योंकि वहां जो रुपया आया, पैसा आया पेट्रोलियम बेचकर, उसका इस्तेमाल उन्होंने शिक्षा, तकनीकी विकास इस पे नहीं किया, उन्होंने उसका पैसा उन्होंने लग्जरी पे खर्च किया, और वो सामान कहाँ से आता था, सारा बाहर। तो वहां तो कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, जब ये तेल चला जाएगा तो वहां पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, और वो आने वाला है समय बहुत जल्दी, कुछ ही बिल्कुल दशकों में आ जाएगा। तो वहां पे उस तरीके का नेशनलिज्म नहीं आया है। हो सकता है लोग तकलीफ में आए उसके बाद में एक तो एक पर इस्लामिक ब्रदरहुड या इस्लामिक नेशनलिज्म को लेकर भारत भी सशंकित है, क्योंकि अगर पाकिस्तान उसका हिस्सा बनता है तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो सपोर्ट बेस है वो काफी ताकतवर हो जाएगा। तो भारत भी इससे आशंकित है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है ये, तो यह सारी चीजें हैं व्यवस्था। जी। बिल्कुल। इस पूरे समझौते में सर सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं नेतन्याहू, उनकी टीम, उनकी सरकार, उनका देश, जो बार बार कह रहा है कि अभी नहीं रुकना चाहिए, अभी और हमला करना चाहिए, अभी युद्ध और चलना चाहिए। नेतन्याहू को मनाना कितना आसान होगा ट्रंप के लिए? असंभव है, क्योंकि किसी भी फॉरेन पॉलिसी का व्यवस्था जो बेसिक्स होता है वो होता है नेशन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, वो सब बात की बात है। अगर किसी भी स्टेट पे, नेशन स्टेट पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो तो बाकी सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं, और ईरान के परमाणु बम को जो इजराइल है वो अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, संकट मानता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसको। तो कोई भी विदेश नीति का बेसिक्स ही यही है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा, और पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपना जो संप्रभुत्व है उसको निश्चित करना, बाकी चीजें बात की है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, प्रेसिडेंट ट्रंप हो, वो सब बाद में आते हैं और बहुत कमजोर हालत में आते हैं। तो इसराइल, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो, कोई भी हो, अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, इसराइल कभी भी अपने जो मूलभूत हित है उनके साथ समझौता नहीं करेगा। ये व्यवस्था। मान लीजिए वो नहीं रुकते नेतन्याहू सर, लेबनान में उनकी सेना घुसी हुई है, लगातार अपना अभियान जारी रखी हुई है, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि रुक जाओ, अब बहुत हो गया। मान लीजिए नेतन्याहू नहीं मानते हैं, तो क्या बात बिगड़ सकती है फिर से? और अगर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका को तो कूदना ही पड़ेगा साथ देने के लिए। निश्चित रूप से, मतलब कैसे करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइल को कंट्रोल, मतलब क्या करेंगे? इसराइल पे हमला वो कर नहीं सकते हैं, और अगर वो कहते हैं कि हम सहायता खींच लेंगे आपसे, सैन्य सहायता, वो कह रहे हैं कि कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर वो बाद में एक नया प्रेशर डलवाएंगे वहां से, जो यूनाइटेड स्टेट में जो मजबूत जूस लॉबी है, वो कहेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से कि रिपब्लिकन्स आपको दोबारा आना है कि नहीं आना है सत्ता में, आपको बाद में कुछ चंदा वगैरह सब चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बात मानो, नहीं चाहिए तो ठीक है, हम नया प्रेसिडेंट पैदा कर लेंगे अमेरिका में। और ये ताकत जो है उस लॉबी के पास। बिल्कुल है, बहुत मजबूत लॉबी है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्या कोई भी नया प्रेसिडेंट आएगा, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, अगर पानी की तरह पैसा बहाएंगे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को अभी मिड टर्म इलेक्शन में ही मुश्किल हो जाएगी, और उसके बाद में वो अपनी पसंद का नया प्रेसिडेंट ले आएंगे। तो कोई है ही नहीं, मीडिया उनका है, जितने भी जो मेजर मीडिया हाउसेज हैं वो सब जूइश लोगों का है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट से लेके सब कुछ तो उन्हीं का कब्जा है। हालांकि वो दावा नहीं करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं। तो किसी का सीईओ वो जूस है, किसी का मालिक ही जूस है, और सारे ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, तो कहाँ पे करेंगे? आप तो देख ही सकते हैं, अगर किसी भी देश पे राज कौन करता है? जो मीडिया पे राज करता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बनाने में उसकी काफी बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल जी, व्यवस्था। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल होगा सर इस बातचीत का। दुनिया के जो दो और ताकतवर मुल्क हैं, रूस और चीन, वो अभी क्या सोच रहे होंगे? उनके लिए समझौता फायदेमंद है, या फिर वो ये चाह रहे होंगे कि अमेरिका अभी और युद्ध में फंसा रहे? देखो, अलग अलग सोच है, खासकर क्योंकि हर एक देश के हिसाब से सोचना पड़ेगा।
अगर हम रूस के नजरिए से देखें तो रूस एक महाशक्ति हुआ करता था अमेरिका के मुकाबले की, बिल्कुल। पर वह अब महाशक्ति रहा नहीं, पर उतना भी कमजोर नहीं है कि उसको हल्के में लिया जाए। प्रेसिडेंट पुतिन ने एकदम साफ कहा था जब वो कुछ दशकों पहले जो G7 की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप रूस को ऐसे नहीं आप कर सकते हैं। अगर नेटो का सदस्य बनाना चाहते हैं तो रूस उसके लिए एप्लीकेशन नहीं देगा, आपको ससम्मान बनाना पड़ेगा। तो रूस अभी इतना कमजोर भी नहीं हुआ है और न उतना ताकतवर है जितना कि पुराने जमाने में था। तो रूस के कुछ अभी भी वर्चस्व के कुछ ठिकाने बचे हुए जिसमें ईरान भी एक, और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि रूस ये चाहेगा कि अमेरिका वहां उलझा रहे, क्योंकि अगर वहां पे उलझा रह सकता है उसके लिए रूस मदद कर सकता है, पर वह यह नहीं चाहेगा कि ईरान में रिजिम चेंज हो जाए। अगर रिजिम चेंज हो जाएगा तो रूस इससे खुश नहीं होगा। रही बात चीन को छोटे मोटे फायदे अमेरिका ने दिखाए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप वहां चीन में शी जिनपिंग से बात करने गए तो उन्होंने कहा है कि आप बर्बादी के बाद में कुछ कंस्ट्रक्शंस के ठेके वगैरह वो आपको मिलने की उम्मीद रहेगी, है ना। और भी कुछ तमाम चीजें हैं जिसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नजर आ रही है। खासकर ताइवान के मसले पे उन्होंने कह दिया कि ताइवान को चीन से स्वतंत्र होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिस पर ताइवान का कड़ी प्रतिक्रिया दी। तो उनके बीच में एक समझौता हो सकता है। तो चीन को तो दोनों ही तरफ से हैं, अगर वो यहाँ निकल जाते हैं तब भी ईरान चीन की गोद में है, और अगर वो यहाँ टिके रहते हैं तब भी अमेरिका का ध्यान तो बांट ही रहा है। जब अमेरिका लड़ाइयां कर रहा है, चीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है, BRI वगैरह पूरा का पूरा चीन ने कब्जा कर लिया है। जो खासकर पनामा जो कैनाल है वहां पे अमेरिका के लिए चैलेंजेस, इतने कंस्ट्रक्शंस हैं चाइनीज वहां पे कि अमेरिका के लिए सुरक्षा को खतरा होता नजर आ रहा है। धीरे धीरे फैल रहा है पूरी दुनिया पे, चाहे अफ्रीका हो चाहे बाकी एशियन कंट्रीज हो, तो हर जगह चीन फैल रहा है। तो तेजी से कर रहा है, पर एक बात ध्यान रखनी होगी, चीन अभी इतना भी ताकतवर नहीं हुआ है कि वो अमेरिका के मुकाबले में खड़ा हो सके। तो स्थितियां हैं, अभी दुनिया का अकेला एक मात्र जो अगर सबसे ताकतवर देश है तो यूनाइटेड स्टेट ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तेजाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अपने दर्शकों को हम सीधे ले चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, उसकी तस्वीरें सीधे सामने आ रही हैं। आपको ले चलते हैं दोनों देशों के जो बातचीत हो रही है राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। Very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that job. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. मुझे आपके साथ बात करना पसंद। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है, और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है, और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। Mr. President, it's a pleasure to meet you here in Avia. We had an extremely productive meeting in Washington last year, and since then we have given new speed and new energy to our relations, and we are working together on a number of areas. और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। And we are also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they've been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है, और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी।
Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, once again, I deeply appreciate and I deeply commend your efforts in ensuring the restoration of peace and making efforts towards restoration of peace and stability in West Asia. Thank you Very much. Thank you. Thank you. Friends, thank you. Any questions? Beyond Mr. President, we just heard the Prime Minister praise your efforts. These efforts. Thank you. Do you think you can carry the momentum from the Iran deal over to securing an end to the war in Ukraine? And can you tell us about your conversations with President Zelensky here at the G7? Well, I had very good talks with President Zelensky and with President Putin, and we'd like to see that one end. I ended 8 wars, and to be honest with you, I thought this would have been one of the easier ones, but they're not liking each other too much, and that makes it much more difficult. But we're working. I had 2 good conversations with President Zelensky and with President Putin. American missiles. They would like to be able to do that. We'll take a look at it. They have asked about it. Steve? Close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. There's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Right, remember that? Namaste Trump. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. President Trump, when will you go to India, and how do you see Quad as well? This is a grouping that was started under your first term, and this is a grouping that all the 4 countries are looking forward to. Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium, and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000, and there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but I had a great time in India. Do you expect India to play any role in West Asia? I'm Siddhant from Say it. meeting. Do you expect India to play any role in West Asia? Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. And sir, you said many times that
India has a great friend in United States, in Washington DC, in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India? Well, I said it. As long as I'm president, we have a great. They have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble. I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. Tremendous. Sanctions on the import. Right, ma'am. Are there going to be sanctions that are going to be reimposed on Russia now that the focus has once again been shifted to the Ukraine-Russia war? We are looking at that. We're seeing how far the price of oil comes down. It's really tumbling. It's, I guess, 74, 75 right now. So it's down. It's soon going to be at the number that it was 4 months ago. It's pretty amazing. And on top of that, we will have an Iran without a nuclear weapon, which I can tell you the Prime Minister feels very strongly about that, too. What is your hear from Europeans or G7 leaders? They were to a leader, and we had G7 plus many others came, as you know. To a leader, they were thrilled. They could not have been happier. Well, this gentleman came, and that's a big get. He came, and they could not even believe that it happened. It happened quickly, but it really didn't happen quickly. It's been happening for a long time. It's been happening from my first term, when a very evil man named Soleimani was killed. That's when it started. And nobody else did this but Trump. You know, you look at our president, 47 years. Iran took advantage of the world, the Middle East, but the world. Nobody did anything. The Obama deal was one of the dumbest deals I've ever seen. It was a road to a nuclear weapon. My deal is a wall to a nuclear. You're not going to have it. It's a wall to a nuclear weapon. Minesweepers? Do you want the Europeans to send minesweeper boats? Did you talk? We don't need them, but if they want to send them, I think it's good. Has anyone committed to? Yes, all of them. All of them. The ones that have that kind of equipment have. But every one of them have committed to being involved in some form. And at this point, do you feel that Vladimir Putin is more responsible for the ongoing conflict in Ukraine? Well, I don't want to comment on that because I'm trying to get it settled, and that doesn't make it easy. Mr. President, you're on the cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. You know, your reporters are much nicer than mine. Go ahead. From Doordarshan. But there is also tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. Yeah, please. How do you expect Bill Pullman to be active in Iraq? Well, as long as it takes to get everybody else approved. I mean, they were doing a rush act, and we didn't get anything for it. Look, he's a very legitimate guy. He's very smart. He's a brilliant guy. Look at the job he did at Fannie Mae, Freddie Mac. I mean, it's worth probably $1 trillion right now. So we put him there, but all of a sudden it was like a rush act by the Democrats. And they said they were going to approve FISA. And I said, but we want FISA approved, but we want the Save America Act approved. Voter ID, proof of citizenship, no mail-in ballots, with exceptions, like for the military, you're traveling, disabled. Very, open and generous. We also want no men playing in women's sports, and we want no transgender mutilization of our children. None. Those are 5 things that are 99% that's all we want. It's not a lot. The Save America Act. And that can be passed any way they want to pass it, but I'm not going to sign FISA unless it's done. And this was like a rush act. And it was a rush act by the Democrats. All of a sudden they want to get... And why are they afraid of this guy? I mean, they're so afraid of him, they'll do anything not to have Putin go in there. He's a very capable guy, and they're worried about that. Mr. President, Mr. President, yes, ma'am, please. You said the Iran deal, the text is still being finalized. How confident are you that this Friday signing will happen? You're talking about this one, on the deal? Deals are amazing. I've done them all my life. I've gone into deals that were 100% and they don't happen.
I've gone into deals that there was no chance of getting them done, and it happens, and they happen easily. So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life. You know, we hit them very hard. Don't forget, you know, people talk about when this started. This didn't start 3-4 months ago. This started years ago when I took out Soleimani. That was a big event. There are those that say it was the biggest event in the Middle East in 50 years. So we took him out, and they became a much different country. And then I terminated the JCPOA, that's Barack Hussein Obama's horrible deal, that gave them a nuclear weapon. And I terminated it, and I stopped it. And then I stopped it a second time with the B-2 bombers. And these are all major events in the history of the world, in my opinion, because it prevented them from having a nuclear weapon. And now we're going to do it again, and we're going to see how it works out. So this is a memorandum of understanding, but it's a very strong one. This isn't just like a 2-paragraph. This is a long, pretty detailed memorandum that goes into a regular contract. I would think they would do it. If they don't, then that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We have the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective. And again, they have no Navy, they have no Air Force, all bombed out. I don't want to say the leaders, but first level of leader, gone. Second level of leaders, gone. Some of the third level of leaders, gone. And they want to make a deal. They are so ready to make a deal. But you know what? President Trump, the defense relationship between India and the United States. Sorry, I'm speaking. I won't. That's okay. Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it. I had a great meeting 3 weeks ago with President Xi of China. We have the strongest military in the world by far, and I built it in my first term, and we're using it in my second term, and they gave some of it away stupidly in Afghanistan, as you know, and they spent a lot on Ukraine, $350 billion, but we have the most powerful military in the world. You saw that with Venezuela, which was 48 minutes. And now our relationship with Venezuela is great. We paid for the cost of the war 40 times, taking millions of barrels out. Venezuela is benefiting. We're benefiting. Venezuela is benefiting. And then we go to Iran. And really in the first week, militarily, we defeated Iran. Nobody thought that could be done. Yeah, please. President, do you want Israel to halt its military campaign? No, I want Israel to be able to protect himself, but I do want them to use good judgment. President skilled Indian professional to be getting more opportunities in the United States under your presidency? What does that mean? What? Highly skilled professionals to get more opportunities here in the U.S. Oh, yeah, sure. I mean, always. Yeah. We've always had tremendous relationships in terms of employment with India. Very talented people. You've seen European leaders interact very warmly with you at the summit. Do you think that they're coming around to your worldview? Well, I think they think I was right. I'm sort of always right. You know, when you get right down to it. I think they think I was right. They feel good. Now all of a sudden they all want to be involved. There's no reason to have them because it's pretty much over. But they all want to be involved. He'd be involved if I wanted, but we don't want to waste his time or his people. No, the European leaders. The meeting we had today was just the leaders. I don't even say the European. The leaders that we had met with, in addition to the 7, we had quite a few come in.
They all were willing to get involved. Thank you. Thank you. Oh, we had a great meeting on AI. We had all the top people here, and it was a great meeting. And as you know, we're building tremendous numbers of plants, but AI, we're building the biggest in the world. We're number one in AI by a lot, and it was a very How's it productive. going with Anthropic? The negotiations with Anthropic? He was here, going fine. I think it's going. Energy cooperation. How do you see energy cooperation? India is diversifying, buying more energy from across the world, including United States. I'm Siddhant Sikal from Beyond. How do you see India buying energy from you? India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you very much. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.